हेलो दोस्तों, बर्माशी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड की जो मैट्रिक की परीक्षा होती है उसमें गणित में पूर्णांक 100 होता है। इसमें कुल 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें 2 खंड में प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड अ में बहुवैकल्पिक 100 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होता है। मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो निश्चित है कि आपको परीक्षा में 100% सफलता हासिल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? ए 15, बी 20, सी 23 और डी 25। तो हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या उस संख्याओं का कही जाती है जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो और किसी से विभाजित नहीं हो। इसमें जो 15 ए ऑप्शन नंबर ए में 15 है, ये 15 से तो विभाजित होगी, 1 से तो विभाजित होगी ही, लेकिन यह 3 से विभाजित हो रही है और 5 से विभाजित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन नहीं हुआ, गलत ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। इसमें है 20, तो 20 खुद 20 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी और 10 से विभाजित होगी। तो ये सब विकल्प भी हमारा सही नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। सी में 23 है, 23 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी और किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो विकल्प सी ही सही है। डी देखते हैं। डी में 25 है, तो 25 से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी, लेकिन यह 5 से विभाजित होगी, इसलिए डी विकल्प भी मेरा गलत है। तो विकल्प सी सही ऑप्शन है। तो विकल्प सी में टिक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो 625 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से लगेगा, 125 होगा, फिर 5 से लगाएंगे 25 होगा, फिर तो 5 का जो मल्टीप्लाई हुआ वो 5 4 बार हुआ, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो इसमें है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 4। तो इसमें ऑप्शन ए में 4 नहीं है, ऑप्शन बी में भी 4 नहीं है, ऑप्शन सी में 4 नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में 4 है। तो यह सही ऑप्शन है। अब 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। हम लोग जानते हैं यदि 1 2 3 4 100 तक लिख के उसको योग करें तो बहुत वक्त लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि n इंटू n प्लस 1/2। तो n का जो मतलब है यहाँ पर n 100 तक है, ये लगातार होनी चाहिए प्राकृतिक संख्या। 1 से 100 तक रहेगा तो n हो गया इसका 100, तो n के जगह पर 100 दे देंगे, फिर 100 प्लस 1 तो लिखेंगे, अब /2 होगा। तो 100 गुना 101/2, 50 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 5050 इसका टोटल योग हुआ। तो 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग ए नंबर ऑप्शन है 4050, बी नंबर ऑप्शन है 5050, सी नंबर ऑप्शन है 6050 और डी नंबर ऑप्शन है 7050। तो यह ऑप्शन आया है 5050 का, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या योग 5050 हुए। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr²। तो ऑप्शन ए में है θ/270 इंटू πr³, ये ऑप्शन गलत है। बी में है θ/360 πr, ये भी गलत ऑप्शन है। सी नंबर θ/270 गुना πr², ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी में है θ/360 गुना πr², जो कि सही ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा? हम लोग जानते हैं बहुलक उस संख्या को कहेंगे जिसको सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया हो। तो 7 का प्रयोग ज़्यादा बार किया गया है, तो ये 7 ही इसका बहुलक होगा। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन में 7 है, तो सी नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे। अब 10 π/2 का मान क्या होगा? 10 π/2
हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है, तो 10 180 डिग्री बाय 2 तो 1090 डिग्री हो गया। तो 1090 की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 1090 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो अपरिभाषित होती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है? तो 4 और -3 किस चतुर्थांश में है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग, ये x है, इसे x डैश कहा जाता है, और ये y है और ये y डैश। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस हम लेते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस को लिया जाता है, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस और माइनस आता है, और चतुर्थ में प्लस और माइनस। तो यहाँ दिया गया क्वेश्चन में 4 और -3, एक पॉजिटिव x है 4 और y है -3, तो प्लस और माइनस किस में आता है देखते हैं। प्लस और माइनस चतुर्थ में है, इसे प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, इसे द्वितीय कहा जाता है सेकंड, इसे कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश, इसे कहा जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो 4 और -3 किस चतुर्थांश में है, तो डी ऑप्शन में है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसे टिक करते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। वृत्त 8वां नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा? तो वृत्त के केंद्र पर हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ए ऑप्शन है 90 डिग्री, बी में है 180 डिग्री, सी में 360 डिग्री और डी में 270 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1/√3 किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं 1060 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये भी नहीं होगा। बी में है cos 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2, ये भी नहीं होगा। सी में है sin 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, ये भी नहीं होगा, 1/√3 है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, इस पर टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है एक सिक्का उछालने पर एक चित आने की प्रक्रिया क्या होगी? हम लोग जानते हैं सिक्का का एक चित होता है, दूसरा पट होता है। तो कुल संभव परिणाम जो है उसका 2 होगा, और चित आने की प्रक्रिया हो जाएगी 1/2। संभव परिणाम की संख्या 1 और कोई परिणाम की संख्या 2, तो चित आने की प्रक्रिया हो जाएगी 1/2। तो ऑप्शन ए में है 1/2, बी में है 2/3, सी में 4/3 और डी में 5/4। तो ऑप्शन नंबर ए में 1/2 है, इसे हम लोग टिक करेंगे, ये करेक्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। किसी घटना ई के लिए PE + PE नहीं की प्रक्रिया क्या होगी? तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है -1। हम लोग जानते हैं किसी घटना ई के लिए जो प्रक्रिया होती है PE और PE नहीं, किसी घटना के होने और किसी घटना के नहीं होने की प्रक्रिया 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में है 1, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम लोग टिक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यदि 3α = 90 डिग्री तो sin α का मान क्या होगा? तो 3α की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो 3α = 90 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री बाय 3, तो 30 डिग्री हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री, चूँकि अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में 1/√3 है, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में √3/4 है, ऑप्शन सी में 1/2 है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। cos 48 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री 2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो ए ऑप्शन है 1, बी है 0, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है -1। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। cos 48 डिग्री
माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 48 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं और साइन 42 डिग्री चेंज करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो कॉस 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए में है 1 जो कि नहीं होगा, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी है -1। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है जो कि 0 है। तो इसे ठीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन क्या होगा। ए ऑप्शन है 1/3 पाई h, ऑप्शन बी है 1/3 पाई स्क्वायर h, ऑप्शन सी है 1/3 पाई क्यूब h, ऑप्शन डी है 1/3 पाई r/h²। हम लोग जानते हैं किसी शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r² h होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, 1/3 पाई स्क्वायर h। क्वेश्चन नंबर 15 में है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन ए में है 1 मीटर, ऑप्शन बी में है 2 मीटर, ऑप्शन सी में है पाई मीटर और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर दी हुई है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि वो 2 पाई r होती है। तो वृत्त की परिधि 4 पाई गिवन है, दी हुई है, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r इक्वल टू 4 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो r इक्वल टू हो जाएगा 4/2। तो r इक्वल टू हुआ 2 मीटर। तो ऑप्शन ए में है 1 मीटर, ऑप्शन बी में है 2 मीटर, ऑप्शन सी में पाई मीटर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, 2 मीटर। इसे टिक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसमें 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो हम लोग इसे आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो इसे आरोही क्रम में लिखने पर इसे लिखा जाएगा 7, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 9, उसके बाद आएगा 10, 11 और 12 और 15। तो इसे आरोही क्रम में लिखा गया। अब इसकी गिनती करते हैं तो n जो है 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल टू हुआ 7 जो कि विषम संख्या है। 7 विषम संख्या, n जब विषम संख्या होती है तो इसकी माध्यिका जो हम लोग फाइंड करते हैं, इसे लिखते हैं n + 1/2 में चर का मान ही इसकी माध्यिका होती है। जब n विषम संख्या होती है तो माध्यिका बराबर होता है n + 1/2 में चर का मान। तो n यहाँ 7 है, तो 7 + 1/2 8/2, तो ये 4 आया। तो 4 नंबर का जो होगा, यानी 4 जो चर है 1 2 3 4, ये 10 है। तो इसका चौथा मान जो है वो 10 है। तो इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन में है 10, बी में है 11, सी में 9 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसकी माध्यिका हमने 10 फाइंड की। बिंदुओं, क्वेश्चन 17 में है बिंदुओं 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी क्या होगी। हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे x1 की वैल्यू यहाँ 9 है, x2 की जो वैल्यू है वो 15 है, y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 11 है।
तो दोनों के बीच की दूरी की जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में स्क्वायर रूट लगाते हैं हम लोग, या यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो x2 की वैल्यू यहाँ 15 है, 15 लिखेंगे, x1 की वैल्यू 9 है, स्क्वायर देंगे, प्लस y2 की वैल्यू 11 है और y1 की वैल्यू 3 है, तो इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। 15 माइनस 9 6 हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट रहेगा, तो ये आएगा 36 प्लस 64, तो अंडर रूट 100 हुआ, तो ये 10 मात्रक इसकी दूरी हुई। तो ऑप्शन ए में है 11, बी में है 10, सी में 13 और डी में 12, तो 10 मात्रक इसका आंसर निकल कर सामने आया, तो ऑप्शन बी में हम लोग टिक करेंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य हम लोग जानते हैं, समांतर माध्य दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो समांतर माध्य फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 19 और 25, दो ही संख्या का समांतर माध्य पूछा गया है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 19 प्लस 25 करेंगे, अब बाय 2 करेंगे। अगर 3 संख्या होता तो 3 से डिवाइड करते, यहाँ 2 संख्या समांतर माध्य पूछा गया है, तो 2 संख्या को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 44/2 होगा, तो इसे लिखेंगे 22। तो ए ऑप्शन में 21 है, बी ऑप्शन 22, सी 23 और डी 24, तो हम लोग 22 में टिक करेंगे क्योंकि करेक्ट ऑप्शन 22 इसका है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में है समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा? ए ऑप्शन है 7:12, बी ऑप्शन है 7:18, सी ऑप्शन है 3:2 एंड डी ऑप्शन है 12:3। तो हम लोग देखते हैं कि 7x² माइनस 12 प्लस 18 = 0 में a = है 7, b है -12 और c है 18, क्योंकि हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है, तो a का वैल्यू 7, b -12 और c 18 हुआ। तो मूलों का योगफल होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो हम लोग -b/a का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो -b/a होगा -12/7, इसको लिखेंगे +12/7। मूलों गुणनफल है c/a, तो c हो जाएगा 18 और a है 7। अब दोनों के बीच दोनों का अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ हो जाएगा दोनों का अनुपात 12/7/18/7। तो सॉल्व करने पर 12/7 × 7/18 होगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। 2:3 इसे लिखेंगे, 2/3 को 2:3। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में 7:12 है, ऑप्शन बी में 7:18 है, सी में 3:2 है और डी ऑप्शन है 2:3। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, इसे टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो तृतीय चतुर्थांश स्थित है, हम लोग जानते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है
और ये चतुर्थांश है, जिसमें ये x डैश इसको लिखते हैं और इसे y डैश। इसमें प्लस प्लस आता है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस हम लोग लेते हैं, और तृतीय में माइनस माइनस लिया जाता है, और चतुर्थ में प्लस और माइनस लिया जाता है। इसमें तृतीय चतुर्थांश में जो स्थित होगा वो माइनस माइनस होगी, तो ऑप्शन ए में दोनों प्लस में है, ऑप्शन बी में दोनों माइनस में है, तो ये होगा। सी में 4 - 6 है और डी में -4 - 6 है, तो सी और डी नहीं होगा। ऑप्शन बी में दोनों माइनस में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a ≠ 0 में x का मान क्या होगा? ए ऑप्शन है -b ± √b² - 4ac/2a, बी नंबर ऑप्शन है -b ± √4ac - b²/2a, और सी नंबर ऑप्शन है -b ± √b² - 4ac/2a, और डी है b² ± 4ac। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में x की वैल्यू होती है वो -b ± √b² - 4ac/2a। तो जैसा कि ऑप्शन ए में है -b ± √b² - 4ac/2a, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, जो x की वैल्यू हमें ये देगी। क्वेश्चन 22 में है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 ... का 12वां पद क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि T12 = होता है a + 11d। इसमें a की वैल्यू है 5, 11 × d की वैल्यू नेक्स्ट टर्म में जैसे 5 और 8 है, 8 - 5 करेंगे तो हमारा तो हम लोग d फाइंड कर सकते हैं। 8 - 5 3 आएगा, तो 11 × 3 5 + 33 = 38। तो ऑप्शन बी 38 है, ऑप्शन ए में 35 है जो कि करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी में 38 है, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 238। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है √17, ऑप्शन बी है 100 √ ऑप्शन सी है √4, और ऑप्शन डी है √16 + √25। तो हम लोग जानते हैं कि वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिसका कि पूर्णतः वर्गमूल नहीं प्राप्त किया सकता है, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के इक्वल नहीं हो। तो इसमें √100 की जो वैल्यू होगी वो 10 होता है, √4 का 2 होता है जो कि परिमेय संख्या है, b भी परिमेय संख्या होगी, c भी परिमेय संख्या है, और d में √16 का वैल्यू 4, √25 का 5, तो ये भी परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पूछा जा रहा था कि कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, √17। क्वेश्चन नंबर 24 में है दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर है FG के, तो EL की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि किसी भी त्रिभुज में जब LM समांतर FG है तो थेल्स प्रमेय के द्वारा हम लिख सकते हैं कि ये रिलेशन होता है कि EL/LF = EM/MG, क्योंकि LM FG के पैरेलल है, समांतर है। EL की वैल्यू फाइंड करनी है और LF 7.2 गिवन है, EM 1.8 और MG की वैल्यू 5.4 है, तो पॉइंट कैंसिल हो गया। एटीन 3 या 54, और इस 3 से हम यदि इसको कैंसिल करें तो 2.4 आएगा। तो EL की जो वैल्यू है
वो हो गई 2.4 cm। ऑप्शन ए में है 1.8 cm, ऑप्शन बी में है 2.4 cm, ऑप्शन सी है 3.4 cm, ऑप्शन डी है 4 cm। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 2.4 cm हम लोगों ने फाइंड किया। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक 154 cm² है तो इसकी परिधि क्या होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल गिवन है, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm² है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसकी वैल्यू 154 हुई। तो पाई की वैल्यू 22/7, r² इक्वल टू 154, तो 22r² इक्वल टू 154 इंटू 7, तो r² इक्वल टू होगा 154 इंटू 7/22। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 154 होगा, और ये r² की वैल्यू है वो 49 हो गई। r की वैल्यू 49 का √7 होगा। तो r 7 cm हमने फाइंड किया, और निकालना इसकी परिधि। तो परिधि जो होती है वृत्त की परिधि वो होती है 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और r हम लोगों ने फाइंड किया वो 7 cm है, इंटू 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 44 cm होगा। तो ऑप्शन ए 22 cm है, ऑप्शन बी 33 cm है, ऑप्शन सी 44 cm है, ऑप्शन डी 60 cm। हम लोगों ने फाइंड किया 44 cm वृत्त की परिधि। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, तो हम लोगों ने इसे टिक किया। अब क्वेश्चन नंबर 26 में है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC इक्वल टू व्हाट है? तो ऑप्शन ए है साइन अल्फा, ऑप्शन बी है कॉस अल्फा, ऑप्शन सी है सेक अल्फा, और ऑप्शन डी है कोसेक अल्फा। हम लोग जानते हैं कि इस एक्यूट एंगल के लिए ए बी के प्लेस पर है, और बी सी पी के प्लेस पर है, और 90 के सामने ए सी एच के प्लेस पर है। तो AB/AC इस अल्फा के लिए ये B हुआ और ये H है। तो B/H साइन अल्फा में नहीं होता है, कॉस अल्फा में होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। कॉस अल्फा इक्वल टू B/H होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? हम जानते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 1/4। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम लोग करेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है, द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का वियुक्तकर क्या होगा? तो वियुक्तकर इक्वल टू होता है डी, चलो डी कहते हैं, डी इक्वल टू B² - 4AC। तो डी इक्वल टू B² - 4AC। तो ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -15 और सी की वैल्यू है 50। तो B² लिखेंगे -15 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 50। तो -15 का स्क्वायर हो गया 225 और -200 तो 25 हो गया। तो ये वियुक्तकर की जो वैल्यू है वो 25 हम लोगों ने फाइंड किया। तो ऑप्शन ए में है 25, ऑप्शन बी है 425, ऑप्शन सी है 750, ऑप्शन डी है -25। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम लोग टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर क्या होगा? हम लोग जानते हैं जो सबसे हाईएस्ट है वो 81 है और सबसे लोवेस्ट जो है 12 है। तो 81 - 12 कर देंगे तो हम लोग को परिसर फाइंड हो जाएगा। तो 81 - 12 करने से ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 69। तो ऑप्शन डी
करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 में है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an इक्वल टू 9-5n हो तो a7 इक्वल टू व्हाट। तो a7 की वैल्यू फाइंड करनी है और an है 9-5n। तो an है 9-5n और हमें a7 फाइंड करनी है। तो n के प्लेस पर 7 हो जाएगा, 9-5 इंटू 7, तो 9-35, तो हो जाएगा 26 -26। ऑप्शन ए में है 26, ऑप्शन बी है -26, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 2। तो हम लोगों ने -26 फाइंड किया a7 की वैल्यू, तो a7 हो जाएगा -26, जो कि ऑप्शन बी में मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है l² + b² + h² अंडर रूट, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 2 × LB + BH + HL, यह भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन में है 2 × LBH, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है L × B × H, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, L × B × H, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 - √3, ऑप्शन नंबर बी में है √5, ऑप्शन नंबर सी में है 2 √3/√3, ऑप्शन नंबर डी में है √6। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए में है 2 - √3, 2 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या माइनस करते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है 2 √3/√3, यदि हम √3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, जो कि परिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन डी में है √6, यह भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। √3 कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, जो कि परिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 में है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में है 4। हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। यदि कोई वृत्त है और बाह्य कोई बिंदु है, से 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो स्पर्शरेखाओं की संख्या यहाँ 2 होगी, जो कि ऑप्शन बी में है 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 में है, किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ए ऑप्शन में है आधा, बी है 2 गुना, सी है 3 गुना और डी है 4 गुना। तो किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए, तो ये वृत्त है और इसकी परिधि को 4π कर दिया गया। तो फर्स्ट वृत्त, ये सेकेंड वृत्त है, तो इसकी परिधि 2πr वृत्त की परिधि होती है, तो इसकी वैल्यू है 2π। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r = हुआ 1। अब इसको देखते हैं वृत्त नंबर 2 को, तो यहाँ 2πr = 4π, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r = हो गया 2। तो इसका क्षेत्रफल होगा, सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो πr², और छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हुआ ये भी πr² है। इसमें r की जो वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और छोटा वृत्त का r जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो पाई × 4 पाई × 1 हो जाएगा, पाई कैंसिल, तो ये 4 गुना हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में है आधा, ऑप्शन बी में है 2 गुना, ऑप्शन सी में 3 गुना, ऑप्शन डी में है 4 गुना।
तो वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी गई, तो इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु के जो नियामक होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो ऑप्शन ए में है 1 1, ऑप्शन बी में है 0 0, ऑप्शन सी -1 1, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मूल बिंदु का नियामक हम लोग जानते हैं कि ये 0 0 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 36 में है 1 + 2 + 3 .. n किसके बराबर है। तो प्राकृत संख्या का योग हम लोग जानते हैं कि n × n + 1/2 होता है। तो ऑप्शन ए में है n + 1/2, ऑप्शन बी में है n × n + 1 × n + 2/2, ऑप्शन सी में है n × n + 1/2, ऑप्शन डी में n × n - 1/2। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, n × n + 1/2 होती है। यदि 1 + 2 + 3 + 100 तक हो तो 100 × 100 + 1/2 करते हैं। तो यहाँ पर n है अंतिम संख्या, तो n × n + 1/2 ही इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में है समांतर श्रेणी 10 7 4 ... का 30वां पद किसके बराबर है। तो T30 के लिए हम लोग a की वैल्यू 10 है और d फाइंड करेंगे पहले। तो d नेक्स्ट टर्म में से उसका पहले वाला टर्म को माइनस करेंगे, तो 7 - 10 = -3d की वैल्यू हो जाएगी। अब 30वां पद निकालने के लिए T30 a + 29d करेंगे। तो a की वैल्यू है 10 × 29 × -3, तो 10 ± 10 - 87 हो जाएगा, तो -77 होगा। ऑप्शन नंबर ए में है -55, ऑप्शन बी में है -66, ऑप्शन सी है -77, ऑप्शन डी में है 81। तो ऑप्शन सी -77 आया, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 38 में है 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। 12 मीटर ऊंचे खंभे की ज़मीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, तो ये 12 मीटर ऊंचा खंभा है और इसकी छाया है। ऊंचे खंभे की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है और ज़मीन पर छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। तो बताना है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का होगा। तो 12 मीटर ऊंचे खंभे की ऊंचाई है और ये छाया की लंबाई है। तो यदि थीटा के लिए थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा के लिए ये हो जाएगा tan थीटा = हो जाएगा AB/BC। AB की वैल्यू है 12 और BC 4√3 है। √3 से इंटू करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, रेसलेशन हो जाएगा। तो 3√3/3 आया, 3 3 कैंसिल, तो हो गया √3। tan थीटा = √3। तो हम लोग जानते हैं tan 60 = √3 होता है, तो ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। ऑप्शन ए में है 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 3 4 5 17 तथा x का मान 6 हो तो x का मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2 और सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 + 4 + 5 + 17 + x बाय 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे = माध्य गिवन है 6। तो इसे ऐड करने पर 29 + x = 30 हो जाएगा।
तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 29 इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आई। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो ऑप्शन ए में है 1, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन 40 को देखते हैं। 64 पाई cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? ए ऑप्शन है 15 cm, बी ऑप्शन है 16 cm, सी है 20 cm और डी है 17 cm। इसे सॉल्व करते हैं। 64 cm पाई cm स्क्वायर वृत्त का व्यास, तो सबसे वृत्त का क्षेत्रफल है 64 पाई cm स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो आर इक्वल टू स्क्वायर जब हटाते हैं हम लोग तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट हो जाता है, तो आर की वैल्यू हो गई 8 cm। तो व्यास फाइंड करना है, तो व्यास जो होता है वो होता है 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर की वैल्यू 8 है, तो 16 cm हुई। तो ऑप्शन बी में है 16 cm, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है बिंदु 6 माइनस 5 में x का नियामक क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि बिंदु के जो नियामक होते हैं, प्रथम नियामक जो होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है। तो इसमें x का नियामक कहा जा रहा है, तो इसमें x का नियामक हो जाएगा 6 और y नियामक होगा -5। तो x का नियामक क्या होगा? तो 6 होगा। ए ऑप्शन है -5, बी ऑप्शन है -6, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 5। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 में है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी? हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री उन्नयन कोण पर, उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है और पतंग की जो ऊंचाई है वो ए बी है 100 मीटर। डोरी की लंबाई ए सी है, ये डोरी की लंबाई है, लंबाई ए सी। तो इसमें इस 60 डिग्री के लिए ये P है और ये H है, तो P और H का तो साइन थीटा साइन 60 लेना होगा। साइन 60 के लिए P और H में रिलेशन बताने वाला साइन 60 डिग्री है, तो AB बाय AC। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू AB की जो वैल्यू है वो 100 और AC फाइंड करनी है, डोरी की लंबाई। हम लोग रूट 3 AC इक्वल टू 200 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो AC की जो वैल्यू होगी वो 200 बाय रूट 3 मीटर, ये डोरी की लंबाई हुई। तो अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में 200 बाय रूट 3 है। ऑप्शन ए में नहीं है, 100 मीटर है। ऑप्शन बी में 100 रूट 2 मीटर है। ऑप्शन सी में 200 बाय रूट 3 मीटर है और ऑप्शन डी में है 200 मीटर। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है, 200 बाय रूट 3 मीटर डोरी की लंबाई हुई। हम क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 के लिए क्या सही है? ए अद्वितीय हल, बी अनंत हल, सी है कोई हल नहीं और डी है इनमें से कोई नहीं। हम लोग समीकरण युग्म को लिखते हैं, फिर देखते हैं किस कंडीशन पर ये आता है। तो 2x + 3y = 5 है, तो लिखेंगे -5 = 0। और दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y -15 = 0। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 की जो वैल्यू है वो है 2 और a2 की जो वैल्यू है वो है 4, b1 की जो वैल्यू है वो है 3 और b2 का है 6, c1 का है -5 और c2 का है -15। तो हम लोग a1 बाय a2 करेंगे, a1 बाय a2 करेंगे 2/4 हो जाएगा। b1 बाय b2 करेंगे
तो 3/6 हुआ, C1/C2 करेंगे तो -5/-15। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। तो A1/A2 की वैल्यू तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल हुआ B1/B2 के और नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो इसमें जो कंडीशन आता है अद्वितीय हल तब आता है जबकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। बी है अनंत हल। अनंत हल के लिए तीनों को इक्वल होना चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल C1/C2 होता तो अनंत हल होता। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कोई हल नहीं। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 के लिए कंडीशन है वह है कोई हल नहीं। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन 44 में है 2 cos² 60 का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं 2 cos² 60 में 2 cos 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो आया 1/2। तो देखते हैं किस कौन सा ऑप्शन 1/2 है। ए ऑप्शन 1/3 है, नहीं होगा। ऑप्शन बी है 1/4, यहाँ भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है 1, यह भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी है 1/2। तो 1/2 करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन 45 को। 45 में है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। तो ऑप्शन ए में है चाप, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी है चापकर्ण, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है व्यास और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है। क्वेश्चन 46 में असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। तो ऑप्शन ए में है 1/3, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 0 और डी में है 1/2। ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। क्वेश्चन 47 में देखते हैं यदि sec थीटा 13/12 हो तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो sec थीटा का गिवन है 13/12। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। sec थीटा इक्वल टू 13/12 है। तो 13/12 होता है h/b। sec थीटा होती है h/b। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। p इक्वल टू होता है √h² - b²। तो h की वैल्यू हो गई 13, उसका स्क्वायर करेंगे। b का वैल्यू हो गया 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 12 का स्क्वायर हो 144। तो माइनस करने पर √25 होगा, इसकी वैल्यू 5 होगी। p की वैल्यू हमने फाइंड की 5। अब cot थीटा का मान क्या होगा। तो cot थीटा का होता है फॉर्मूला b/p। तो b हो गया 12 और p फाइंड किया 5। तो cot थीटा 12/5। देखते हैं ए नंबर ऑप्शन है 5/12, यह नहीं होगा। बी ऑप्शन है 5/13, यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है 12/5। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि डी ऑप्शन 13/5 तो यह तो नहीं होगा। तो 12/5 करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है तो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में आना चाहिए। तो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में ही आना चाहिए, लेकिन a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। b और c 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ क्यूब है 2x³ - 3x - x + 1 का होल स्क्वायर है। तो x का स्क्वायर अगर करेंगे a + b का होल स्क्वायर तो a² + 2a + b² होगा। तो x का स्क्वायर तो 2x³ में तो x² माइनस नहीं हो सकता है तो क्यूब ही रह जाएगा। तो ये ऑप्शन द्विघात समीकरण का नहीं होगा क्योंकि क्यूब है। दूसरा देखते हैं 3x² + 2 = 3 - x का होल स्क्वायर + 4। तो इसको देखते हैं कि सॉल्व करके 3x² + 2 = 3 - x का होल स्क्वायर
प्लस 4। सॉल्व करके देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो 3x² प्लस 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2 इंटू a इंटू हो जाएगा b प्लस b का स्क्वायर प्लस 4। तो 3x² प्लस 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस ये हो जाएगा 6x प्लस x² प्लस 4। तो 3x² और इधर राइट साइड में प्लस स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे माइनस x² प्लस यहाँ 2 है और ये साइड चेंज होगा तो यहाँ हो जाएगा -9, इसका साइड चेंज करेंगे हो जाएगा प्लस 6x और इसका साइड चेंज करेंगे तो -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x² में x² माइनस करेंगे 2x² होगा प्लस है 6x और 2 माइनस 13 तो हो जाएगा -11 इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में यह है। a की वैल्यू यहाँ 2 हुई, b का वैल्यू है 6 और c है -11। तो ये द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। x² माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट अज्ञात राशि पर ये तो नहीं होगा क्योंकि x का पावर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी में x² माइनस 1/x² इक्वल टू 4 होगा, है यहाँ दिया हुआ। तो हम लोग x² 1 का जब एलसीएम लेंगे तो x² होगा तो यहाँ हो जाएगा x4 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो x4 माइनस 1 इक्वल टू 4x², x4 माइनस 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 आ गया तो ऑप्शन डी भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 49 में है 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो इसे सॉल्व करते हैं। 10 डिग्री इंटू हम लोग 10 और 80 डिग्री को एक साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों का जो ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा। 10 डिग्री और 10 80 डिग्री को एक साथ लिखते हैं। 10 80 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। तो 10 डिग्री और 10 80 डिग्री को एक साथ लिखने का मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री इंटू 10 80 को लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू फिर 10 15 को 80 रहने देंगे इसी तरह से और 10 75 को लिखेंगे 10 90 माइनस 15 डिग्री। तो 10 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट 10 डिग्री हुआ इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो लिखेंगे कॉट 15 डिग्री। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा हम लोग जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1 इंटू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। तो 1 इंटू 1 हो गया 1। ऑप्शन ए में है स्क्वायर रूट 3, ऑप्शन बी में है 1/√3, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 1। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन 50 को देखते हैं। बिंदुओं A 3 4 और B -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। तो मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इसे लिखते हैं x1 प्लस x2/2 और दूसरा होगा y1 प्लस y2/2। तो x1 यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे और x2 है -3 प्लस -3 हुआ /2 और y1 है 4 और y2 है 8। तो 3 -3/2 और ये हो जाएगा 12/2। तो ये हो गया 0/2 और यहाँ हो गया 6। तो 0/2 है 0 और 6। तो हम लोगों ने देखा
कि x नियामक है 0 और y नियामक है 6। तो ए ऑप्शन है 0 12, बी ऑप्शन है 6 0, सी ऑप्शन है 6 -4, डी ऑप्शन है 0 6, जो कि करेक्ट ऑप्शन डी हुआ। ये मध्य बिंदु के नियामक हुए। मध्य बिंदु को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, x1 + x2/2 किया और y1 + y2/2, जिससे मध्य बिंदु फाइंड की गई। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जब दोनों अभाज्य संख्याएं हों तो उसका लघुत्तम समापवर्तक फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए ऑप्शन है a, बी ऑप्शन है b, सी ऑप्शन है ab और डी ऑप्शन है a/b। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। दोनों का मल्टीप्लाई करने से ab आ गया। क्वेश्चन 52 है, एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1, डी है कोई नहीं। ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है 1। क्वेश्चन नंबर 53 है, बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात क्या होगा। तो जो सबसे ज़्यादा पावर का होता है उसे ही घात कहते हैं। तो y में पावर है 3, तो इसका घात हुआ 3। ऑप्शन नंबर सी में 3 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 में है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है, व्यापक रूप, वो होता है ax³ + bx² + cx + d। तो ऑप्शन ए में है ax² + bx + c है। ऑप्शन बी में ax4 + bx³ + c। ऑप्शन सी में ax³ + bx² + cx + d और ऑप्शन डी में ax² + bx² + c। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। इसमें है ax³ + bx² + cx + d। क्वेश्चन 55 में है, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी AP में है। तो ए ऑप्शन है 2 4 8 16 ... बी ऑप्शन है 1 3 9 27 ... ऑप्शन सी में है a² a³ a4 ... ऑप्शन डी में है -10 -6 -2 2 ... तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, AP में है। तो इसमें नेक्स्ट जो टर्म है 4 को 2 माइनस करते हैं, 4 - 2 = 2 आया। फिर 8 में 4 माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि डी जो है ये दोनों का सेम नहीं है, डी में अंतर है। यहाँ डी 2 आता है और इसमें डी 4 आता है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर समान आना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी में कही जाएगी। तो ए नंबर ऑप्शन गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी में देखते हैं 1 3 9 27 है, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 होगा, और 9 में जब 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाता है। यहाँ भी सार्व अंतर समान नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत ऑप्शन है, बी नंबर। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। यहाँ a² - a, सार्व अंतर जब फाइंड करेंगे, अगले टर्म को पीछे के टर्म से अगर माइनस करते हैं, सार्व अंतर समान आएगा तो वो AP में कही जाएगी, और सार्व अंतर समान नहीं आता है तो AP में नहीं कही जाती है। तो a² - a करने से और a³ - a² करेंगे तो a² में तो a माइनस नहीं हो सकता है, a³ में भी a² माइनस नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन डी में देखते हैं कि -6 - -10, तो -6 + 10 = 4 हुआ। अब नेक्स्ट टर्म को लेते हैं -2 - -6, तो -2 +6 हो जाएगा, 6 - 2 4 आता है। तो हम लोग देखते हैं कि सार्व अंतर दोनों का समान है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ये AP में है। अब क्वेश्चन 56 को लेते हैं। AP 3/2
1/2 -1/2 डॉट डॉट का शार्प अंतर क्या होगा। तो शार्प अंतर फाइंड करने के लिए हम लोग 1/2 -3/2 करेंगे, 1/2 -3/2, तो एलसीएम आएगा इसका 2, तो 1 - 3 -2/2 तो -1 हुआ। तो शार्प अंतर फाइंड करने के लिए कहा गया था, एपी में तो है ही है, तो शार्प अंतर नेक्स्ट टर्म को 1/2 को 3/2 माइनस किए तो -1 आया। तो ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी -1/2, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है -1। क्वेश्चन 57 में है, ये दो त्रिभुज समानकोणिक हैं तो वे और भी क्या होंगे। ए समरूप होंगे, बी सर्वांगसम होंगे, सी समानुपाती होगी और डी कोई नहीं। हम लोग जानते हैं ये दो त्रिभुज समानकोणिक हैं तो वे समरूप भी होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 58 में है, कृष्णा 15 मीटर पूरब जाकर 8 मीटर दक्षिण जाता है तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। 50 मीटर पूरब जाकर के, तो इस बिंदु से ऊपर हम लोग जानते हैं उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होगा, इस साइड पूरब होगा, तो पूरब गया है 15 मीटर और उसके बाद 8 मीटर दक्षिण जाता है। यहाँ जाने के बाद 8 मीटर दक्षिण की ओर जाएगा, नीचे दक्षिण होता है फिगर में। तो वह प्रारंभिक कितनी दूर है। तो इसके लिए ये 90 डिग्री के लिए कर्ण हुआ, तो कर्ण का निकालने के लिए हम लोग लंब और आधार का स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग जानते हैं h² = p² + b² होता है, तो h = क्या होता है, p² + b² के स्क्वायर रूट। हम लोग इसका कुछ नाम देते हैं ABC, तो AC फाइंड हो जाएगी। तो AC = हो गया, h की जगह AC हो गया। AC फाइंड करने के लिए 15 का स्क्वायर करेंगे और +8 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, 289, इसका स्क्वायर रूट होगा 17। तो चूँकि मीटर में है ये, तो AC भी मीटर में फाइंड की गई, तो AC की वैल्यू हो गई 17 मीटर। तो ऑप्शन ए में है 15 मीटर, ऑप्शन बी में है 8 मीटर, ऑप्शन सी में 23 मीटर, ऑप्शन डी में है 17 मीटर, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन 59 में sin² 18 डिग्री प्लस sin² 72 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है -1। तो sin² 18 डिग्री, sin² 18 डिग्री प्लस sin² 72 डिग्री, तो sin² 18 डिग्री प्लस sin² 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin² 70 डिग्री को। तो sin² 18 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, स्क्वायर है तो लिखेंगे cos² 18 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं sin² थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल टू होता है 1, क्योंकि दोनों थीटा तो यहाँ 18 डिग्री है तो यहाँ भी 18 डिग्री है, sin² थीटा प्लस cos का इक्वल टू 1 हुआ। तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में -1, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 1। अब क्वेश्चन नंबर 60 को लेते हैं। दिए गए चित्र में, ये जो चित्र दिया हुआ है उसमें O केंद्र है, O केंद्र वाले वृत्त में TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस तरह हैं, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस तरह हैं कि एंगल POQ 110 डिग्री है, एंगल POQ का वैल्यू 110 डिग्री, तब एंगल PTQ का मान क्या होगा। ये PTQ का मान क्या होगा, इसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं ये सभी एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगी और ये स्पर्श रेखाएं
ये त्रिज्या पर लंब होती है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ भी स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ये चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, यहाँ 110 डिग्री है तो 110 डिग्री लिखेंगे, प्लस 90 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री माइनस, तो ये सब को ऐड करने पर 290 डिग्री हो जाएगा। तो 360 में 290 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। तो ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 70 डिग्री, सी ऑप्शन 80 डिग्री और डी ऑप्शन है 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है 70 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ए में पाई है, बी √7, सी है √16/25 और ऑप्शन डी है 3√3/√2। तो इसमें कौन परिमेय संख्या है? हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो, तो वैसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। तो पाई अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। वैसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्णतः प्राप्त नहीं किया सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, क्योंकि पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पूछा जा रहा परिमेय संख्या। ऑप्शन बी है √7, √7 भी अपरिमेय संख्या है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, √16/25, √16 की वैल्यू होती है 4 और √25 की वैल्यू होती है 5। तो यह एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं है। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, तो यहाँ 3√3 है, तो √3 भी अपरिमेय संख्या है, √2 भी अपरिमेय संख्या है। तो √3 से जब 3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन √3 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपरिमेय संख्या हो जाती है, और अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तो अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 62। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA = 8 cm तो PB की लंबाई क्या होगी? हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से यदि स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो बिंदु P से खींची गई है PA और PB, तो PA 8 cm है तो PB भी 8 cm ही होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो PA = PB, तो PA 8 cm है तो PB भी 8 cm ही हुआ। ऑप्शन ए में है 4 cm, ऑप्शन बी है 16 cm, ऑप्शन सी है 12 cm और ऑप्शन डी है 8 cm। तो 8 ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। यदि किसी AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो nवां पद निम्नलिखित में से कौन होगा? ऑप्शन है A + n-2 × D, ऑप्शन बी है A + n-1 × D, ऑप्शन सी है A + ND, ऑप्शन डी है A - n-1 × D। हम लोग जानते हैं कि किसी AP का जब प्रथम पद दिया होता है और सार्वंतर दिया होता है तो nवां पद फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है A + n-1 × D, जो कि ऑप्शन बी में है A + n-1 × D, इसलिए ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 64 में है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ए ऑप्शन है 4 इकाई, बी है 5 इकाई, सी है 6 इकाई और डी ऑप्शन है 2 इकाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल परिधि समान है तो इसका मतलब हुआ कि πr² = 2πr,
ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है और ये वृत्त की परिधि का। तो पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर को, इक्वल टू 2 पाई आर। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 2 इकाई। तो ऑप्शन ए में है 4 इकाई, ऑप्शन बी में 5 इकाई, ऑप्शन सी में 6 इकाई, ऑप्शन डी में है 2 इकाई। ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में है 1/4, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है 1/8। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा माइनस 1/4, एलसीएम में 4 होगा, 3 माइनस 1 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है 1/2 और डी ऑप्शन 1/8। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66 में है AP 9 13 17 21 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू है 9, ए इक्वल टू प्रथम पद जो ए है उसका वैल्यू 9 है, और डी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, 13 माइनस 9 कर देंगे, इक्वल टू 4 होगा। अब 20वां पद निकालना है, तो T20 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ए की वैल्यू है 9 प्लस n 20 हुआ, 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमने फाइंड की 4। तो 9 प्लस 19 इंटू 4 होगा, 85। तो ऑप्शन ए में है 75, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 95, ऑप्शन डी है 105। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा। तो मूलों का योग इक्वल टू होता है -b/a। तो इसमें x² प्लस 2x माइनस 3 को 0 में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -3। मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b हो जाएगा -2 और a की वैल्यू है 1, तो ये हुई -2। तो ए ऑप्शन है -2 है, बी ऑप्शन है 2, सी है 1/2 और डी है -1/2। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि √5 एक संख्या है, ए परिमेय, बी ऑप्शन है अपरिमेय, सी ऑप्शन है पूर्णांक और डी ऑप्शन है प्राकृत। तो √5 एक संख्या, ए ऑप्शन है परिमेय, जो कि गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही है कि वैसा भिन्न जिसको कि हम p/q रूप में लिख सकें, और p जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो। तो ये संख्या √5 परिमेय संख्या नहीं हुई। ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम उसे कहेंगे वैसी धनात्मक संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्णतः प्राप्त नहीं किया जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अभी देखते हैं फिर तीसरा ऑप्शन पूर्णांक। पूर्णांक हम उसे कहेंगे जो कि ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं हो या 0 हो के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। डी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, अपरिमेय संख्या होगी √5। क्वेश्चन नंबर 69 है
एक शंकु की ऊंचाई 24 cm, आधार की त्रिज्या 6 cm है, तो शंकु का आयतन निम्न में से कौन सा होगा? ए ऑप्शन है 288 पाई है, बी में 188 पाई है, सी में 100 पाई है और डी में 90 पाई है। तो हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले यह एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या 6 cm, ये शंकु की त्रिज्या है और ये ऊंचाई है 24 cm। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3, चूँकि ऑप्शन पाई में है तो पाई को छोड़ देंगे, ऐसे ही पाई की वैल्यू को नहीं बिठाएंगे, और r यहाँ 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और h है 24। तो हम लोग लिखेंगे 1/3 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24। तो ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 6 इंटू 6 तो हो जाएगा 288 पाई। तो ऑप्शन ए में है 288 पाई, ऑप्शन बी में 188 पाई, ऑप्शन सी में 100 पाई, ऑप्शन डी में 90 पाई। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है, 288 पाई। यदि क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि अर्धवृत्त की परिधि 36 cm हो तो इसका व्यास क्या होगा? तो अर्धवृत्त की परिधि है, यह अर्धवृत्त हुआ, तो अर्धवृत्त की परिधि 36 cm दी हुई है। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला होगा, ये हो गया पाई r का, और प्लस ये r, तो r प्लस r 2r हो जाएगा व्यास के लिए। तो r कॉमन, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो r, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2/1, तो r 7 लिखेंगे तो हो जाएगा 36/7 r। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये ऑप्शन है 34/7 RCM, ऑप्शन बी है 35/7 RCM, ऑप्शन सी है 36/7 RCM, ऑप्शन डी है 38/7 RCM। तो 36 R/7 सी हम लोगों ने फाइंड किया। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 65 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 55 डिग्री, ऑप्शन डी है 75 डिग्री। तो आकृति में यह एक वृत्त है और AP इसकी स्पर्श रेखा है, और एंगल APO की जो वैल्यू है वो 35 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एंगल OAP 90 डिग्री हो गया, एंगल OPA 35 डिग्री है। तो हम लोग x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो 180 डिग्री में 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री लिखेंगे। 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 125 डिग्री, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 55 डिग्री। ऑप्शन ए में 65 डिग्री, ऑप्शन बी में 45 डिग्री, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 75 डिग्री। ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त की जो परिमिति होती है ये होता है पाई r, और ये r प्लस r 2r हो जाएगा। तो पाई r प्लस 2r। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में 1/2 पाई r, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है 2 पाई r, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है पाई r प्लस 2r, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन डी में है पाई r। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। एक बेलन की ऊंचाई 14 cm है और इसका वक्र क्षेत्रफल 264 cm स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा?
यह एक बेलन है, इसकी ऊंचाई 14 cm गिवन है और इसका वक्र क्षेत्रफल 264 cm² है। हमें r फाइंड करनी होगी। r फाइंड करने के बाद फिर बेलन का आयतन हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बेलन का जो वक्र क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। तो क्षेत्रफल 264 है, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7। r नहीं गिवन है तो r हम लोग r लिखेंगे और h की वैल्यू है 14 264। तो 88r = 264, तो r की वैल्यू हो जाएगी 264/88। तो 88 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू होगी 3 cm। बेलन का आयतन फाइंड करते हैं। बेलन का आयतन होता है πr² तो पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू होगी 3² और h हो गया 14, तो 22/7 × 9 × 14। तो ये 396 cm³। तो ऑप्शन ए में है 308 cm³, ऑप्शन बी है 396 cm³, ऑप्शन सी है 1232 cm³, डी ऑप्शन है 1848 cm³। तो हम लोगों ने फाइंड किया 396 cm³, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए है πr²h, ऑप्शन बी है 1/3 πr²h, ऑप्शन सी है r³, ऑप्शन डी है 4/3 πr³। हम लोग जानते हैं कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75 है 8 sec² थीटा - 8 tan² थीटा किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 0। तो 8 sec² थीटा -8 tan² थीटा, 8 कॉमन आ जाएगा तो लिखेंगे sec² थीटा -tan² थीटा। हम लोग जानते हैं कि sec² थीटा -tan² थीटा = 1 होता है, तो 8 × 1 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है 16, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 0, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC 12 cm, एंगल BAC 60 डिग्री, तो BC की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए है 6√2 cm, ऑप्शन बी है 6√3 cm, ऑप्शन सी है 6√5 cm, ऑप्शन डी है 7 cm। तो हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। राइट, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC तो बी यहाँ होगा, समकोण यहाँ है। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC 12 cm है, कर्ण AC 12 cm लिखेंगे। एंगल BAC 60 डिग्री, एंगल BAC ये एंगल 60 डिग्री है, तो BC की लंबाई क्या होगी? ये BC की लंबाई फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री यहाँ देने पर BC हो जाएगा P और ये 90 के सामने H है, तो साइन 60 डिग्री = होता है P/H, तो BC/AC लिखेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √3/2 और BC तो BC रहेगा और AC की वैल्यू 12 cm। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2BC = 12√3 हो जाएगा, तो BC = हो जाएगा 12√3/2 6√3 cm, ये BC की वैल्यू हुई। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में है 6√3 cm, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। दी गई आकृति में यदि DE पैरेलल BC तो अब EC का मान क्या होगा? तो
एक दी गई आकृति है, एक त्रिभुज है और डी बी सी के पैरेलल है, समांतर दी गई है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ए डी की जो वैल्यू है वो 2 cm है और डी बी 3 cm है, 3 लिखेंगे, और ए ई 5 cm है और ई सी को ई सी रहने देंगे क्योंकि ई सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2EC इक्वल टू हो जाएगा 15। तो EC की वैल्यू हो जाएगी 15/2, 7.5 cm EC की वैल्यू भी। अब देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 10 cm, ऑप्शन बी है 7.5 cm, ऑप्शन सी 15 cm, ऑप्शन डी है 8 cm। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हम लोगों ने फाइंड किया 7.5 cm EC की वैल्यू। तो ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह के लिए हम लोग जानते हैं कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2 होता है। तो निम्न सीमा 5 है तो 5 प्लस 15 करेंगे बाय 2 करेंगे तो 20/2 होगा। तो इसकी वैल्यू हो गई 10। तो 5 से 15 का जो वर्ग चिन्ह हुआ वो हुआ 10, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 79 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? हम लोग जानते हैं कि 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या और 10 सम संख्या है। इस प्रकार सम संख्याओं की जो संख्या होगी वह है 5 और कुल संख्या 10 दी हुई है तो 5/10 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सम संख्याओं की प्रायिकता हुई हो गई 1/2। तो 1/2 ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन ए है 4/9, ऑप्शन बी है 5/9, ऑप्शन सी है 1/9, ऑप्शन डी है 1/2। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं। एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं, कोई आकस्मिक रूप से निकाला गया है। इस गेंद में के उजला होने की प्रायिकता क्या होगी? तो उजले गेंद की संख्या 8 है और टोटल गेंद की संख्या जो किसी थैले में है वो 8 + 6 है। 8 + 6 14 होता है। तो उजले गेंद की प्रायिकता फाइंड करने की कही गई है। तो उजले गेंद की प्रायिकता होगी 8 बाय टोटल हो जाएगा 14। तो उजले गेंद की प्रायिकता हो गई 4/7, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है 4/7, ऑप्शन सी है 1/8, ऑप्शन डी है 3/7। हम लोगों ने फाइंड किया उजले गेंद की प्रायिकता 4/7। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है रैखिक समीकरण युग्म x - 2y = 0 एवं 3x + 4y = 20 का हल क्या होगा? ए ऑप्शन है x4 y2, बी ऑप्शन है x2 y4, सी ऑप्शन है x1 y2 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग दोनों समीकरण को लेकर विलोपन विधि से इसे हल करके x और y के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है x - 2y = 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y = 20। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हम लोग या तो x को इक्वल करेंगे या फिर y को इक्वल करेंगे। यदि y को इक्वल करेंगे तो इसको 2 से इंटू करेंगे 4 आ जाएगा 4y और इसे 1 से इंटू किया जाएगा। तो 2x - 4y = 0 हो जाएगा और 3x + 4y = 20 हो जाएगा। प्लस माइनस से कैंसिल कर देंगे तो 5x = 20 हो गया, x = 20/5। तो x की वैल्यू 4 फाइंड की गई। अब
समीकरण 1 में या 2 किसी में भी x का मान देने पर, तो समीकरण 1 में यदि x का मान देते हैं तो x माइनस 2y इक्वल 0 समीकरण 1 है। x की वैल्यू फाइंड की गई 4 माइनस 2y इक्वल 0, माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा -4, कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 4/2। तो y की वैल्यू 2 फाइंड की, x4 और y2। तो ऑप्शन में देखते हैं कि इस ऑप्शन में x4 और y2 है। ऑप्शन नंबर ए में x4 और y2 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद ये देखना है कि किस भिन्न के हर में 2 या तो 2 केवल आए या 5 का गुणनफल ही आए। तो ये देखते हैं कि 2 या 5 का ही गुणनखंड इसमें आना चाहिए शांत होने के लिए। तो पहला ऑप्शन है 17 105, तो 105 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 5 से 5 2 10 हो जाएगा, तो 5 × 3 × 7 आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, बी में हर 210 है, यहाँ भी देखते हैं 2 और 5 के अलावा 3 7 है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन सी में देखते हैं, यहाँ 88 है, यहाँ 2 तो है, 2 का 2 × 2 × 2 है, लेकिन 11 यहाँ आने से ये भी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। अब ऑप्शन डी को चेक करते हैं, तो इसमें 160 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड इसमें देखते हैं कि 2 और 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 आता है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 160 का अभाज्य गुणनखंड जब हमने निकाला तो देखा कि 2 × 2 × 2 × 2 × 5 ही आया। तो शांत होने के लिए ज़रूरी है कि 2 और 5 ही आना चाहिए हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, तभी वो शांत होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 7 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ए है वास्तविक और असमान, बी है वास्तविक और बराबर, सी है अवास्तविक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है, द्विघात समीकरण व्यापक रूप। तो ए तुलना करने पर a = 2, b = है -6 और c की वैल्यू है 7। तो d सबसे पहले फाइंड करेंगे, विभक्त कर d = होता है b² - 4ac, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 7, तो ये हो गया 36 -56, तो ये हो जाएगा -20। तो माइनस में आने से हम लोग जानते हैं कि जब d की वैल्यू माइनस में आती है तो ए ऑप्शन है वास्तविक और असमान, नहीं होगा, बी है वास्तविक और बराबर, यह भी नहीं होगा, सी है अवास्तविक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डी की वैल्यू जब माइनस में आती है तो वह अवास्तविक होती है। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 85 में है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है। ए है ऑप्शन बराबर, बी ऑप्शन असमांतर, सी ऑप्शन समांतर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो ऑप्शन ए में है बराबर, ऑप्शन बी असमांतर, ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि किसी वृत्त को लिया गया और ये इसका व्यास है
और ये स्पर्श रेखाएं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो व्यास के सिरों पर से खींची गई है, तो दोनों आपस में समांतर होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 86 में है, दी गई वृत्त के केंद्र से 5 cm दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी ए 5 cm, बी 4 cm, सी 6 cm और डी 3 cm। तो दी गई वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ से 5 cm दूर स्थित ए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है। ये स्पर्श रेखा है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं होती है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री हुआ। तो 90 होने से ये AC AO, ये 90 होने से AO कर्ण है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हमें OP की लंबाई को फाइंड करना है, वृत्त की त्रिज्या ही है। तो लिखेंगे AO का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो AO स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो AO की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, OP को OP ही लिखेंगे OP स्क्वायर, और AP की वैल्यू है 4 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, OP स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो OP का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो OP का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो OP इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, तो 3 हो जाएगी 3 cm। तो ये त्रिज्या है OP, इसकी लंबाई हो गई 3 cm। तो वृत्त की त्रिज्या 3 cm फाइंड किया गया। ऑप्शन M 5 cm है, ऑप्शन B है 4 cm, ऑप्शन C है 6 cm, ऑप्शन D में है 3 cm। तो ऑप्शन D ही करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो और AB इक्वल टू 10 cm है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC इक्वल टू 20 cm स्क्वायर है। क्षेत्रफल त्रिभुज DEF 45 cm स्क्वायर है। तो DE की लंबाई क्या होगी? तो दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। दो समरूप त्रिभुज है, दोनों की एरिया दी गई है। एक त्रिभुज के जो एरिया है वो 20 cm स्क्वायर है और दूसरे त्रिभुज की एरिया जो है 45 cm स्क्वायर है। तो DE की लंबाई क्या होगी? और AB गिवन है, AB 10 cm, तो AB है 10 cm और हमें ये फाइंड करनी है। हम लोग जानते हैं तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बाय क्षेत्रफल त्रिभुज DEF इक्वल टू AB का स्क्वायर बाय DE का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो ABC का है 20, तो 20 और DEF का है 45 cm स्क्वायर, तो 45 हो जाएगा। और AB की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और D फाइंड करनी है तो DE का स्क्वायर। 4/9 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बाय DE का स्क्वायर। तो 4DE स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 4DE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 900, तो DE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 900 बाय 4, कैंसिल हो जाएगा। तो DE स्क्वायर की वैल्यू है वो 225, तो DE इक्वल हो जाएगा 225 का स्क्वायर रूट 15 cm।
ऑप्शन ए 10 cm है, ऑप्शन बी है 15 cm, ऑप्शन सी है 20 cm, ऑप्शन डी है 30 cm। हम लोगों ने फाइंड किया डी की वैल्यू 15 cm, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 cm है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए है 4 cm, ऑप्शन बी है 16 cm, ऑप्शन सी है 4√2 cm, ऑप्शन डी है 256 cm। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण है 16√2 cm। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो 16√2 है, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा इक्वल टू हो गया 16 cm। ऑप्शन ए है 4 cm, ऑप्शन बी है 16 cm, ऑप्शन सी है 4√2 cm, ऑप्शन डी है 256 cm, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है 16 cm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 89, अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल होता है ए पायर स्क्वायर, बी हाफ पायर स्क्वायर, सी 3 पायर स्क्वायर, ऑप्शन डी है पाई आर क्यूब। तो हम लोग जानते हैं अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल 3 पायर स्क्वायर होता है, तो जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 cm है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन ए है 20 cm स्क्वायर, ऑप्शन बी है 21.5 cm स्क्वायर, ऑप्शन सी है 21.6 cm स्क्वायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वर्ग है ABCD जिसकी भुजा 10 cm है, ये सब 10 cm है, 10 cm, 10 cm, 10 cm और 10 cm। हम लोग जानते हैं वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालना होगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड है, वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल माइनस करना होगा। तो त्रिज्यखंड के लिए जो ये थीटा है वो 90 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं वर्ग के का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया थीटा की वैल्यू, और त्रिज्या तो ये वर्ग की भुजा के बराबर होगी, तो वर्ग की भुजा है 10 cm। हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड क्षेत्र जब माइनस कर देंगे तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 cm स्क्वायर। अब इसके लिए त्रिज्यखंड के लिए थीटा हो गई 90 डिग्री, और त्रिज्या की जो वैल्यू है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, तो ये हो जाएगा 10 cm। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 90, तो थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर है 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये कैंसिल हो गया 4 से, और ये कैंसिल हो जाएगा 25 से, तो 550/7 cm स्क्वायर हुआ, cm स्क्वायर। 550 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 जा हो जाएगा 49, 6 होगा 0, 4 हो जाएगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा, तो 78.5, तो लिखेंगे 78.5 cm स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। अब हम लोग को ये वर्ग का क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड क्षेत्रफल माइनस करना होगा, तभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल है 100, तो इसमें 78.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21.5।
तो ऑप्शन ए में है 20 cm², ऑप्शन बी है 21.5 cm², ऑप्शन सी है 21.6 cm², ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने फाइंड किया 21.5 cm², तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है, 21.5 cm², छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में है दो बिंदुओं 1, 2 और -3, 5 के बीच की दूरी क्या होगी। हम लोग जानते हैं कि x1 की वैल्यू यहाँ 1 है और x2 की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू है 2 और y2 का 5। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो x1 की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है -3, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो -3 - 1 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 + 9 स्क्वायर रूट 25, इसकी वैल्यू होगी 5। तो ऑप्शन ए में है 2 मात्रक, ऑप्शन बी में है 3 मात्रक, ऑप्शन सी में 4 मात्रक, ऑप्शन डी में है 5 मात्रक। हम लोगों ने 5 मात्रक फाइंड किया, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 92 है यदि वितरण 40, 15, 18, 22, 29, x, 32, y तथा 29 का समांतर मार्ग 25 है तो x + y का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 60। अब क्वेश्चन नंबर 92 है यदि वितरण 40, 15, 18, 22, 29, x, 32, y तथा 29 का समांतर माध्य 25 है तो x + y का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 60। तो समांतर माध्य 25 गिवन है, तो हम लोग इसे ऐड करेंगे 40 + 15 + 18 + 22 + 29 + x + 32 + y + 29 बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्म है, तो यहाँ बाय 9 करेंगे इक्वल टू 25 गिवन है समांतर माध्य। तो 40 + 15 + 18 + 22 + 29 + 32 + 29 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 185 + x + y इक्वल टू 9 × 25 हो जाएगा 225। तो x + y इक्वल टू हो जाएगा 225 - 185 इक्वल टू 40। x + y की वैल्यू 40 फाइंड की गई। ऑप्शन ए में 30 है, ऑप्शन बी में है 40, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 3.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल होता है 2πr²। r की वैल्यू गिवन है, तो 2πr², 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और r गिवन है 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5, तो पॉइंट घटाने पर यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट घटाने से यहाँ 10 हो जाएगा। 7 5 जा हो जाए 35, 10 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ
कैंसिल हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा, 11 को 7 से इंटू करेंगे तो 77 cm स्क्वायर वर्ग प्रतिशतफल आ जाएगा। ऑप्शन ए है 75 cm स्क्वायर, ऑप्शन बी है 77 cm स्क्वायर, ऑप्शन सी है 78 cm स्क्वायर, ऑप्शन डी है 80 cm स्क्वायर। हम लोगों ने फाइंड किया 77 cm स्क्वायर, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 18 है? तो इसे फाइंड करने के लिए जो Tn है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और इसकी वैल्यू 18 है। a की वैल्यू 3 है, n फाइंड करना है तो n माइनस 1 और d की वैल्यू 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पर 18 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 है, तो 18 माइनस 3 हो जाएगा 15 बाय 5 इक्वल टू n माइनस 1, तो 3 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए द्वितीय पद, बी तृतीय पद, सी चतुर्थ पद और डी पंचम पद। हम लोगों ने चतुर्थ पद n की वैल्यू फाइंड की, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है प्लस माइनस 5/2, ऑप्शन बी है प्लस माइनस 3/2, ऑप्शन सी है प्लस माइनस 7/2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर हो जाएगा 25/4, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25/4 स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2 प्लस माइनस। तो ए ऑप्शन ए में है प्लस माइनस 5/2, ऑप्शन बी है प्लस माइनस 3/2, ऑप्शन सी है प्लस माइनस 7/2 और डी है इनमें से कोई नहीं। हम लोगों ने फाइंड किया प्लस माइनस 5/2, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं ACM तथा BCM लंबी है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ए ऑप्शन है a प्लस BCM, ऑप्शन बी है ABCM, ऑप्शन सी है √a प्लस BCM, ऑप्शन डी है √a² प्लस b² CM। तो हम लोग जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा का वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो तीसरी भुजा की लंबाई फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि तीसरी भुजा की लंबाई का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो छोटी भुजा है a, तो a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। तो तीसरी भुजा की लंबाई का स्क्वायर होता है a² प्लस b²। तो तीसरी भुजा की जो लंबाई होगी की लंबाई स्क्वायर है, तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो a² प्लस b² के इक्वल होगी। तो तीसरी भुजा की लंबाई √a² प्लस b²। ऑप्शन ए में है a प्लस BCM, ऑप्शन बी है ABCM, ऑप्शन सी है √a प्लस BCM, ऑप्शन डी है √a² प्लस b² CM। तो यही ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 97 में है a x1y1 और b x2y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ऑप्शन ए है x1 माइनस x2/2 y1 प्लस y2/2, ऑप्शन बी है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ऑप्शन सी है x1 माइनस x2/2
और y1 माइनस y2/2। ऑप्शन डी है x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु को मिलाने का निर्देशांक होता है, वो होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, जैसा कि ऑप्शन बी में है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। मध्य बिंदु का निर्देशांक फाइंड करने के लिए ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 98, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? तो दो अक्ष का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो ए में है निर्देशांक, बी में है मूल बिंदु, सी में निर्देशांक अक्ष और डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 99 है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा यदि 7वां पद 20 हो और 13वां पद 32 हो। तो इसके लिए हम लिखते हैं कि 7वां पद जो 20 गिवन है, तो T7 इक्वल टू 20 और 13वां पद 32 है, तो T13 इक्वल टू 32 है। तो T7 20 को लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल 20 और इसे लिखा जाएगा A प्लस 12D इक्वल 32। साइन चेंज करेंगे, A कैंसिल हो जाएगा, तो 6D माइनस 12D इक्वल टू माइनस 6D इक्वल टू हो जाएगा -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D इक्वल टू 12/6, तो 2 आया। तो सार्व अंतर जिसे D कहा जाता है, तो इसकी वैल्यू 2 फाइंड की गई। तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सार्व अंतर हम लोगों ने फाइंड किया 2। लास्ट नंबर क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यूनकोण हो, तो a का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 31 डिग्री, ऑप्शन बी 29 डिग्री, ऑप्शन सी 37 डिग्री, ऑप्शन डी है 43 डिग्री। तो sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो 3a न्यूनकोण है, हम लोग लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 3a इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो दोनों कंपेरिजन करने पर 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। तो माइनस 3a और साइड चेंज करके माइनस a हो जाएगा, साइड चेंज करके माइनस a हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 26 और माइनस 90 डिग्री। तो माइनस 4a इक्वल टू माइनस 116 डिग्री हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 116/4, तो a इक्वल टू 29 डिग्री। ऑप्शन ए में है 31 डिग्री, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी 37 डिग्री, ऑप्शन डी है 43 डिग्री। तो ऑप्शन ए फाइंड की गई 29 डिग्री, ऑप्शन बी में 29 डिग्री है, ऑप्शन बी करेक्ट। आपने देखा कि मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।